MCQ 1, इफ द इसेंट्रिसिटी इज जीरो, यानी अगर इसेंट्रिसिटी आपके पास है जीरो, द कोनिक इज, तो ऐसा कोनिक क्या होगा? देखिए इसमें आपका मेन इसेंट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया। अगर पैराबोला होता तो इसेंट्रिसिटी 1 होती, एलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है, और सर्किल के लिए इसेंट्रिसिटी क्या होती है? 0। तो इसका मतलब है हमारा राइट ऑप्शन जो है वो सर्किल है, और अगर हाइपरबोला होगा तो इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। तो यहां हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है सर्किल। MCQ2, द फोकस ऑफ पैराबोला। ठीक है, अब आप पैराबोला को देखें, जहन में लाएंगे कि जो गिवन पैराबोला है वो हमारे पास ये अलोंग है वाई एक्सिस के। ठीक है, तो इसकी जर्नल इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो अब आपके पास a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देन 4a इक्वल टू -16, देन a इक्वल टू आ जाएगा -4। तो आपके पास फोकस अलोंग y एक्सिस का कैसे लिखा जाएगा? 0, -4। तो हमारा ये जो ऑप्शन डी है ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अलोंग y एक्सिस का केस है, ये याद रखें। MCQ 3 है, द लेटेस्ट रेक्टम एंड वर्टेक्स ऑफ, अगेन पैराबोला आपके पास गिवन है। ठीक है, ये गिवन पैराबोला को जहन में रखें, अलोंग x एक्सिस है, तो ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, और हमारे इसकी जो जर्नल या स्टैंडर्ड फॉर्म है हम वो लिख लेते हैं। तो यहां से अगर आप देखें, कंपैरिजन कर लें, तो लेटेस्ट रेक्टम पैराबोला का होता है 4a, यानी लेटेस्ट रेक्टम आपके पास l प्राइम जो है वो होता है 4a। तो यहाँ 4a इक्वल टू है 8, तो लेटेस्ट रेक्टम तो आ गया 8। और अगर आप वर्टेक्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो -k इक्वल टू -3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और -h इक्वल टू 4 करेंगे तो -4 आ जाएगा, यानी -4,3 जो है। अब आपके पास इसका जो ऑप्शन नंबर डी बन रहा है वो करेक्ट है, क्योंकि h, k यानी आपके पास जो सेंटर होता है इसका, जिसको वर्टेक्स कहते हैं, h, k, उसकी वैल्यू बनती है -4,3, और लेटेस्ट रेक्टम है 8। MCQ 4 है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 4,6, एक पॉइंट गिवन है और जो कोनिक गिवन है वो है आपके पास पैराबोला। ठीक है, तो ये पैराबोला अलोंग है x एक्सिस। इसकी जर्नल इक्वेशन लिखें तो वो है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो यहां से हम a की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। a की वैल्यू है 9/4। और अब आपको ये याद रखना है कि टेंजेंट की इक्वेशन क्या है आपके पास पैराबोला के लिए? y1 इक्वल टू 2a इंटू x प्लस x1। तो आपके पास x1 और y1 तो गिवन है, आप पुट करके वैल्यू बना सकते हैं, यानी टेंजेंट की इक्वेशन y1 में आ जाएगा 6, 2a आपके पास है 9/4, x प्लस x1 यानी 4। तो यहाँ 2 2 4 हो जाएगा, 6y इक्वल टू 9/2 x प्लस 4। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है जो आपके पास मैच करती है इसके पार्ट ए से। ठीक है, MCQ 5, द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एलिप्स। अब आप एलिप्स के MCQs पर आ गए हैं, तो एलिप्स का कॉन्सेप्ट जहन में लाइए कि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो हमारे पास अलोंग है x एक्सिस के, क्योंकि यह डिनोमिनेटर आपको यहाँ नजर आ रहा है कि x स्क्वायर का डिनोमिनेटर है 25। तो जब हम उसको जर्नल इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं, ये हमारी जर्नल इक्वेशन है, इससे हमें a स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी और b स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो a हमारे पास +-5 आ जाएगा और b हमारे पास +-4 आ जाएगा। अब आपको फार्मूला मेमोराइज होना चाहिए कि लेटेस्ट रेक्टम का फार्मूला क्या है? 2b² अपॉन a, 2b² यानी 16, a है 5 यानी 32/5। तो यहां हमारे पास जो ऑप्शन है इसका बी ऑप्शन, वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। MCQ 6, द इसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक। अगेन हमारे पास एलिप्स है, एलिप्स की पहचान ये है कि आपको प्लस साइन नजर आता है इक्वेशन में। ठीक है, तो जो गिवन इक्वेशन है उसको अच्छी तरह देखिए, ये इक्वेशन एलिप्स की है और अलोंग x एक्सिस है। तो हम जर्नल इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, ये हमने जर्नल इक्वेशन लिखी, और जर्नल इक्वेशन से जब हमने कंपैरिजन करवाया तो हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह ये a और b की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली।
देन आप सी स्क्वायर का रिलेशन यूज करेंगे, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से सी की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1। तो देन हम यूज करेंगे फॉर्मूला फॉर इसेंट्रिसिटी। तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 और ए की वैल्यू है √5। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ऑप्शन है इसका, ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। MCQ 7 है द सेंटर ऑफ एलिप्स। तो देखिए अगर आप एलिप्स को देखें तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि किसके अलोंग है। ठीक है, एक्स या वाई एक्सिस में किसके अलोंग है। तो यहां देखें ये वाई एक्सिस का डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर है, यानी ये ए कंसीडर होगा। तो जो गिवन इक्वेशन है उसको भी देख लें और उसकी जर्नल इक्वेशन अलोंग वाई एक्सिस वाला केस लिखें, ताकि आपको पता लग जाए कि ए स्क्वायर क्या है 20 और बी स्क्वायर आपके पास क्या है 10। लेकिन इस वक्त हमें ए और बी की नीड नहीं है, हमें सिर्फ इसका सेंटर बताना है। तो सेंटर के लिए आप -k को -3 से, -h को +5 से कंपेयर करा लें। तो यानी -5,3 यानी इसका जो आपके पास ऑप्शन सी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। MCQ 8 है द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फॉर द कोनिक। तो देखें अगेन ये एलिप्स का हमारे पास एक और MCQ है जिसमें हमें डायरेक्ट्रिक्स का बताना है। तो ये हमें पता लगता है कि ये अलोंग एक्स एक्सिस है। तो हम अपनी गिवन इक्वेशन को जर्नल इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, यहां से हमें ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी, यानी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब हम अपना एक रिलेशन यूज करेंगे, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से हम अपनी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं √2। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, वो है x इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी। तो यहां जब आप अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे, ए स्क्वायर हमारे पास है 4 और सी है √2 प्लस माइनस। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका, वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। MCQ 9 ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस gx प्लस fy प्लस c, ये एक कोनिक की इक्वेशन है। ठीक है, वेयर a b g f एंड c आर रियल नंबर्स, ये कोई भी नंबर हो सकते हैं। दैट रिप्रेजेंट हाइपरबोला। अगर ये देखें सेम साइन है, अब पहला ऑप्शन हम डिस्कस करते हैं, a एंड b आर नॉन जीरो एंड सेम साइन। अगर इनके साइन सेम है तो ये एलिप्स का केस है। ठीक है, और अगर इनके साइन डिफरेंट है, यानी a और b आर नॉन जीरो एंड ऑफ डिफरेंट साइन, हाइपरबोला के लिए इसके साइंस को डिफरेंट होना चाहिए। तो यहां बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि एलिप्स और हाइपरबोला के लिए ए और बी को नॉन जीरो होना है, एलिप्स में सेम साइन होंगे और हाइपरबोला में डिफरेंट साइन होंगे। MCQ 10 है ऑक्सिलरी सर्किल ऑफ एलिप्स। अब ऑक्सिलरी सर्किल ऑफ एलिप्स आपको एक नया कॉन्सेप्ट है, ये जहन में रखना है कि इसका फॉर्मूला होता है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो आपका जो गिवन एलिप्स है, अगर आप उसको जर्नल इक्वेशन से कंपेयर कर लें तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6। ठीक है, तो यहां आपके पास ऑक्सिलरी सर्किल बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6। तो यानी इसका डी ऑप्शन यहां पर इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। MCQ 11 है द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज 4। अब यहां पर अगेन एक एलिप्स है। ठीक है, और आर वेयर Q ग्रेटर देन P। अब यहां ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, Q ग्रेटर देन P का मतलब ये है कि A जो है वो Q कंसीडर होगा। ठीक है, और यहां पर आपके पास ट्रांसलेटेड एलिप्स है। तो ट्रांसलेटेड एलिप्स की जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है वो हमारे पास ये होती है y माइनस के, क्योंकि अलोंग है y एक्सिस। अगर ये x एक्सिस होता तो x माइनस h होता। तो यहां y माइनस के इक्वल टू प्लस माइनस ए की जगह पर हमारे पास आ जाएगा Q और इसेंट्रिसिटी E ही है, ऑप्शंस में E यूज किया गया है। तो अब आप इसको मैच कर लें तो आपके पास जो इसका ऑप्शन C है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। 12 है द वर्टाइसेस ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, तो हाइपरबोला में आप कैसे पता लगता है कि किसके अलोंग है, किस एक्सिस के अलोंग है, कि जो एक्सिस पॉजिटिव होता है। तो इस वक्त जो गिवन हाइपरबोला है आपके पास, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस की जो जर्नल इक्वेशन है आप उसके साथ इसको कंपेयर करके
ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो वर्टाइसिस क्योंकि ए की वैल्यू पे आता है तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो +-3, 0 यानी हमारे पास जो इसका ऑप्शन बन रहा है वो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, MCQ 13 कॉन्जुगेट हाइपरबोला 2। अब एक हाइपरबोला गिवन है, उसका आपको कॉन्जुगेट बताना है। तो मैंने इसके लिए दोनों जो इसके जर्नल फॉर्मेट हैं वो लिखे हैं। अगर आपके पास ये हाइपरबोला गिवन है तो ये इसका कॉन्जुगेट है, सिर्फ क्या होगा, टर्म्स बदल जाएंगी, यानी x² माइनस y² b² = 1 है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, y² माइनस x² = 1। अब इसी पैटर्न को आप अपने रिक्वायर्ड हाइपरबोला पे चेक कर लें, तो हमारे पास जो इसका बी ऑप्शन आएगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला। द इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज, देखिए इसका आंसर मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ये √2 होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में a = b = 1, यानी ये दोनों वैल्यूज इक्वल होती हैं। ठीक है, अब ये इक्वल वैल्यूज के लिए अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हैं तो देखिए हम इसमें हाइपरबोला की बात कर रहे हैं, तो यहाँ c² = a² + b² हो जाएगा। a भी 1 है, b भी 1 है, तो यह आंसर आ जाएगा 2। तो यहां से c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी √2, और इसेंट्रिसिटी का फार्मूला होता है c/a, तो c की वैल्यू है √2 और a है हमारे पास 1, तो यहां हम ये प्रूव कर लेते हैं कि इसकी इसेंट्रिसिटी आती है √2। MCQ 15 है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब अगेन एलिप्स है हमारे पास। ठीक है, तो एलिप्स में आपके पास जनरल इक्वेशन भी है और पासिंग पॉइंट भी गिवन है। ठीक है, तो मैंने इसका फार्मूला लिख रखा है, यहाँ फार्मूले में वैल्यूज को हम पुट करते हैं। x1 हमारे पास है √6 और a² की वैल्यू हो जाएगी 6 जब आप कंपैरिजन करेंगे। y एज इट इज y1 0, b² है 5 = 1, तो ये टर्म आपके पास 0 हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, और यहां पर x √6/6 को आप सिंपल रैशनलाइज करके x/√6 लिख सकते हैं। अब ये √6 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x = √6, तो यानी ऑप्शन बी जो है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। MCQ 16 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, और ये एक लाइन दे रहे हैं y = k इज टेंजेंट टू द एलिप्स। अब एलिप्स आपके पास गिवन है। ठीक है, जो गिवन एलिप्स है वो अलोंग x एक्सिस है, इससे हम बता सकते हैं कि a² हमारे पास 25 है और b² हमारे पास 9 है। ठीक है, जो लाइन हमारे पास गिवन है y = k, उसको अगर हम जरा टर्म्स के हिसाब से लिख लें तो 0x + y - k = 0। अब यहां से अगर हम स्लोप को कैलकुलेट करते हैं तो स्लोप का फार्मूला क्या है, m = माइनस कोफिशिएंट ऑफ x जो 0 है डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। इट मींस के स्लोप आपके पास क्या आ गया, 0। तो जो जब लाइन एलिप्स को टच करती है तो उसकी कंडीशन हम पढ़ चुके हैं कि कंडीशन हमारे पास होती है c = ±√a² m² + b²। तो यहां क्योंकि c की जगह k यूज हो रहा है अननोन, तो हम c की जगह k रिप्लेस करेंगे और वैल्यूज को पुट कर देंगे। a² 25 और आपके पास स्लोप जो है वो है 0 प्लस b² है 9। ठीक है, तो k = ±3 हमारे पास आ जाएगा, तो ये हमारा जो ऑप्शन ए है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ 17 है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखें, अब इक्वेशन देखते ही आप बता सकते हैं कि ये हाइपरबोला की इक्वेशन है विद स्लोप 2, यानी आपके पास एक स्लोप भी गिवन है। ठीक है, और हाइपरबोला की जनरल इक्वेशन गिवन है, तो आप इजीली देखें इसमें वैल्यूज पुट करें। मैंने इसका फॉर्मूला लिख रखा है, तो y = m, स्लोप है 2x एज इट इज प्लस माइनस, और a² हमारे पास 16 आ जाएगा और m² यानी 2 का स्क्वायर 4 और b² है 9। ठीक है, तो यहां पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x ± 16 4 64 64 -9 जो है हमारे पास आ जाएगा 55। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। MCQ 18 है
द इक्वेशन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर रिप्रेजेंट, यानी ये किस कोनिक को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो हम अवेल कर लेते हैं। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, ठीक है, और ये हमारा आंसर होगा यहाँ पर हाइपरबोला कि ये इक्वेशन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जब ए और बी इक्वल होते हैं तो ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करती है। अब साथ ही यहाँ ये समझ लें कि अगर पैराबोला पूछा जाता तो पैराबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होंगी, एलिप्स की पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होंगी, ठीक है, इसी तरह सर्किल की पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होंगी। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि एमसीक्यू में ऑप्शंस चेंज किए जा सकते हैं, ठीक है। और पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें एक्स वाई एक थर्ड वेरिएबल पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। एमसीक्यू 19 है, इफ ओरिजिन इज शिफ्टेड, यानी ओरिजिन शिफ्ट हो रहा है, यानी h, k ये आपके पास है, देन कोऑर्डिनेट्स, तो फिर एक्स वाई जो स्मॉल एक्स वाई है वो ये रहा कि वो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स वाई 5,6 और h, k हमारे पास ये रहा। हम फार्मूला ये पढ़ चुके हैं कि जब आपके पास ओरिजिन शिफ्ट होता है तो उसमें एक्स वाई का फार्मूला क्या है। तो यहाँ हमारे पास वैल्यूज मौजूद हैं, तो देखें यहाँ कैपिटल एक्स जो न्यू वैल्यू बनेंगी वो क्या होंगी, 5 - 2 3, और इसी तरह यहां पर 6 - 3 3। तो इसका मतलब है इसका जो बी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू 20 है, इफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम इज रोटेटेड एट एन एंगल 45 यानी π/4, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एब्सिसा, सिर्फ एब्सिसा की इक्वेशन आपसे पूछ रहा है। हमने इसका ये फार्मूला जो मैंने लिखा है ये आप रीड कर चुके हैं, ठीक है। अब इसको सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है आपने। यहाँ पे कैपिटल एक्स और ये कॉस है 45, ठीक है, π/4 45, इसी तरह साइन भी 45 डिग्री है। अब आपको दोनों की वैल्यूज का पता है कि ये 1/√2 होती है, इसी तरह कैपिटल y/√2। तो ये आपके पास जो इसका ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये हमने इसके 20 एमसीक्यूज का जो सेट है जिसमें हमने चारों कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से एक दफ़ा मेमोराइज किया है, पढ़ लिया है, सीख लिया है। तो आपको यही एमसीक्यूज हैं जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो नंबर मार्जिन है आपका मैथ में ये बहुत ज़्यादा हो सकता है, बढ़ सकता है, आप 90+ को टच कर सकते हैं, ठीक है, इससे ऊपर नंबर ला सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि कॉन्सेप्ट पे काम करें और चैप्टर के साथ उसके एमसीक्यूज को रेडी कर लें। ये वेट मत कीजिए कि जब सारे चैप्टर्स हो जाएंगे तो हम एमसीक्यूज करेंगे। तो साथ साथ टॉपिक समझिए, साथ साथ एमसीक्यूज कीजिए, ठीक है, ताकि फार्मूले आपको याद रहें, ठीक है। होपफुली आप इन एडवाइस पर अमल करेंगे और मैथ में इंप्रूवमेंट को शो करेंगे, ठीक है। थैंक यू।